हम लोग वर्क एंड एनर्जी डिस्कस कर रहे थे। वर्क एंड एनर्जी में चल रहा था वर्क के बारे में डिस्कशन। वर्क डन हम लोग फोर्स यदि कांस्टेंट है तो उसका कैसे पता कर सकते उसके बारे में डिस्कस कर लिए। वेरिएबल हो तो कैसे पता कर सकते हैं। आगे आते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। नॉर्मल फोर्स कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, कांटेक्ट होना चाहिए। जहां पे भी कांटेक्ट है वहां पे नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करता ही करता है। अब नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन पता करना है। मान लिया जाए कोई सरफेस ऐसा हो और कोई ब्लॉक जो है इसके ऊपर ऐसा चल रहा हो, है कि नहीं, ऐसा मोशन स्लाइडिंग है, ऐसा सरफेस ले लिए, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किधर। नॉर्मल रिएक्शन किसी भी जगह पे ब्लॉक आ जाए, सपोज यहां पे ब्लॉक आ गया हो तो नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा इस पे वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा, करेक्ट है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किधर होगा, इधर। नॉर्मल कहने का ही मतलब होता है सरफेस के परपेंडिकुलर है, और डिस्प्लेसमेंट होगा किधर। यदि कांटेक्ट बना रहे, कांटेक्ट बना रहे तो एक ही ऑप्शन है अलोंग द सरफेस। तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सरफेस, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। और एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन कितना आएगा, 0। वर्क डन यहां पे यदि हम लोग लिखे तो वर्क डन इज इक्वल टू n इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, यानी वर्क डन कितना, 0। यानी वर्क डन का वैल्यू ब्लॉक चल रहा हो किसी भी समय का डिस्कस करें, किसी भी समय पे, तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होता ही है, रूल ही है उसका। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सरफेस वो भी रूल है। यदि कांटेक्ट हटा देना हो, कांटेक्ट बना न रहे, तब कह सकते हैं कि ब्लॉक जो है इधर जाएगा या इधर, मतलब इधर तो जा ही नहीं सकता, इधर जाएगा, यानी कि अलोंग द सरफेस नहीं होगा। कांटेक्ट बना रहे तो एक तरह से मजबूरी है अलोंग द सरफेस ही चलना, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो एक अलोंग द सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू सरफेस, नाम ही परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब एंगल 90, यानी वर्क डन हमेशा ही 0 होगा, हमेशा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन आने के कोई चांस लग रहे, कोई चांस नहीं लग रहे। लेकिन किसी किसी केस में एग्जिस्ट करता भी है वर्क डन, कैसा, तो उसको डिस्कस करेंगे। पहले इसमें फर्स्ट कंडीशन लिख लो। फर्स्ट, इफ सरफेस इज एट रेस्ट, इफ सरफेस इज एट रेस्ट, इफ सरफेस इज एट रेस्ट, इसमें लिखो नॉर्मल रिएक्शन इज, नॉर्मल रिएक्शन इज always perpendicular to surface, normal reaction is always perpendicular to surface, and displacement is along the surface, and displacement is along the surface, along the surface. So work done by normal reaction is always 0. So work done by normal reaction is always 0. नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन कैसा, हमेशा 0 होगा, बराबर। चलो ये नोट करो। करेक्ट है। चलो इसी में सेकंड केस हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखो, इफ सरफेस इज इन मोशन, if surface is in motion, surface is in motion, then
then the work done by normal force, then work done by normal force may exist, work done by normal force may exist है। अब जैसे सेकंड केस हम लोग समझे, ऐसा एक लिफ्ट ले लिए, लिफ्ट है और यहां पे कोई ब्लॉक रख दिए। अब नॉर्मल रिएक्शन जो ब्लॉक पे लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, यहां पे ऐसा, सही है। डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट का जिधर होगा उधर ही ब्लॉक का भी डिस्प्लेसमेंट साथ में जाने वाला, करेक्ट है। अब यहां पे देखें तो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 0। तो क्या इस बार भी वर्क डन 0 होगा क्या, नहीं होगा। पिछली बार फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन एंगल 90 था, इस बार नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि हम लोग यहां पे देख रहे हैं cos 0, cos 180 भी हो सकता है। लिफ्ट नीचे आ रहा हो, लिफ्ट नीचे आ रहा हो, नॉर्मल तो ऊपर ही लगेगा ना, नॉर्मल नीचे नहीं लगेगा, नॉर्मल ऊपर, लिफ्ट नीचे आ रहा हो तो एंगल 180 नेगेटिव भी आ सकता। यानी सिंपल सा कहे वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर है, यानी मोशन में है। अब देखोगे यहां पे ये जो सरफेस है जो नॉर्मल लगा रहा है, क्या ये नॉर्मल लगाने वाला सरफेस रेस्ट पे है क्या, इसमें नहीं है, तो वर्क डन आया। यहां पे नॉर्मल लगाने वाला चल रहा है कि रेस्ट पे है, रेस्ट पे, ये कोई वर्क नहीं करेगा। सिंपल सा ऐसा भी सोचो, जो फोर्स लगाने वाला है, यही लगाने वाला है ना सरफेस, क्या इस सरफेस में कोई बदलाव आया, क्या इस सरफेस का एनर्जी बदला क्या इस सरफेस को एनर्जी देने वाला कोई है क्या, ये तो रेस्ट पे है ना, फिक्स है। कोई इस सरफेस को एनर्जी दे रहा है क्या, नहीं। कोई इसमें बदलाव आया क्या, नहीं। कोई एनर्जी बदला क्या इसका, नहीं। तो वर्क कर सकता है ये, नहीं कर सकता। और जब ये वर्क नहीं करेगा तो ब्लॉक में जाएगा नहीं। यहां देखो लिफ्ट में बदलाव आया क्या, ऊपर गया। क्या लिफ्ट को एनर्जी देने वाला कोई है, तो पक्का ये रस्सी है जिसको कोई खींच रहा है, रस्सी खींच रहा है ना लिफ्ट को, तो लिफ्ट को कोई एनर्जी दे रहा है कि नहीं दे रहा। बिना कोई फोर्स लगाए, बिना कोई खींचे लिफ्ट ऊपर जाएगा अपने आप, नहीं जाएगा। मतलब लिफ्ट को कोई एनर्जी दे रहा है एक्सटर्नल, वही एनर्जी इस ब्लॉक में ट्रांसफर हो रहा है, पूरा का पूरा नहीं। मान लो किसी ने, मशीन ने लिफ्ट को 1000 जूल दिया, 1000 में 50 जूल ब्लॉक को दिया, इसने बदलेगा, मतलब इस कंडीशन में आएगा। तो एनर्जी देने वाला कोई होना चाहिए। यदि कोई एनर्जी देने वाला नहीं है तो वर्क कर ही नहीं सकता। और यदि सरफेस मूव कर रहा हो तो पक्का उसके पास एनर्जी है या कोई एनर्जी उसको दे रहा है। यहां पे दिख रहा है ना, ये दे रहा, मतलब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा, करेक्ट है। ऐसे फोर्स के आधार पे भी समझ सकते, लॉजिकल भी समझ सकते कि इसके पास एनर्जी आया। लिफ्ट के खुद का एनर्जी नहीं है, लेकिन किसी से लेके तो दे रहा है ना, इसको लेके दे रहा है, मतलब हाँ ये वर्क कर रहा है। यानी सरफेस यदि मूव कर रहा हो तो वर्क डन होगा, सरफेस मूव नहीं कर रहा हो तो वर्क डन नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। इस बात का ध्यान रखने। सरफेस यहां ये तो खैर तिरछा बना रखे, ये सिंपल है। ऐसा सरफेस भी देखने को मिलेगा क्वेश्चन वगैरह में, ऐसा है यहां ब्लॉक रख दिए और इसको चला दिए। अब कोई पूछे यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है क्या वो वर्क कर रहा है, तो बहुत सिंपल सा जवाब यस। क्यों? क्योंकि ये सरफेस जो नॉर्मल लगा रहा है क्या वो रेस्ट पे है क्या, नहीं, चल रहा है। सो देयर विल बी वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। और यदि कोई कहे इसका वेलोसिटी 0 है, ये ब्लॉक का वेज जिसको कहते, ये चल नहीं रहा हो, अब जब ये चल नहीं रहा है तो क्या ये कुछ वर्क कर सकता, अब कुछ नहीं कर सकता। फोर्स लगाएगा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। या सिंपल सा कहे इसके एनर्जी में कोई बदलाव ही नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, जैसा था वैसा ही।
जैसा था वैसे ये तो वर्क करेगा क्या भाई, इसका एनर्जी जब हमने वर्क किया कुछ तो हमारा एनर्जी कम होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि हम वर्क भी कर ले हम एनर्जी भी कुछ कम ना हो। एनर्जी का डेफिनेशन होता है ना, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वही चीज है। तो एनर्जी इसको दिया, वर्क किया मतलब एनर्जी दिया, तो इसका कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए तो कुछ तो चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ मतलब कर ही नहीं सकता वर्क डन, यानी इसका वर्क डन जीरो। यदि रेस्ट पे चल रहा है तो वर्क डन करेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो ये डायग्राम बना लो। बराबर है। चलो दूसरा लिखो आगे, वर्क डन बाय टेंशन। वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग। वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग। तो इसमें भी लिखो, इफ स्ट्रिंग is at rest, string is at rest, then work done by tension is zero. Then work done by tension is zero. Work done by tension is zero. And if string is in motion, string is in motion, then work done by tension may exist. Work done by tension may exist. May exist. The net work done. The net work done by tension. The net work done by tension is always zero. Net work done by tension is always zero. बराबर है। देखो टेंशन का तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर रखे, किसमें, लॉज ऑफ मोशन में कांस्टेंट रिलेशन निकालने के समय। उसी में कहे थे वर्क डन बाय टेंशन जो होता है कितना होता है, हमेशा जीरो। नेट इंडिविजुअल का तो एग्जिस्ट करेगा ही। यहां पे भी वही कंडीशन है, ऐसा यदि लिए और एक ब्लॉक यहां पे रख दिए, यहां टी लगेगा, लेकिन क्या ये स्ट्रिंग मोशन में है, नहीं, तो फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो इस केस में वर्क डन बाय टेंशन जीरो, सिंपल। यहां पे यदि हम लोग ऐसा लिफ्ट का कंडीशन बना ले और इसमें लिफ्ट में ऐसा डिस्प्लेसमेंट आ जाए, टेंशन इधर, तो क्या इस बार वर्क होगा कि नहीं होगा। टेंशन लिफ्ट चल रहा है, उसके साथ साथ स्ट्रिंग भी चल रहा है, तो वर्क डन आएगा। मतलब यहां पे हम लोग सिंपल सा कहे तो वर्क डन बाय टेंशन टी इंटू एस इंटू कॉस जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। उधर जीरो इधर जीरो नहीं है। हाँ, यदि हम लोग कहे नेट वर्क डन बाय टेंशन, नेट अब जो देखो ब्लॉक पे वर्क कर रहा है, ये करेक्ट है, लेकिन टेंशन के स्ट्रिंग कोई भी लो तो उसका दो एंड होता है, तो टेंशन एक ही साइड नहीं लगेगा, दूसरे साइड भी लगेगा, दूसरे साइड इधर सीलिंग पे लगेगा ऐसा टी। अब इसका टेंशन का कितना वर्क डन, टी इधर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना, तो टी नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो कैसा वर्क डन, नेगेटिव, माइनस टी एस और ये प्लस टी एस, तो नेट कितना, जीरो। और इसी के आधार पे तो कांस्टेंट रिलेशन भी डिस्कस किए थे। और ऐसा भी सोचो ना, ये स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग के अंदर अभी कोई एनर्जी है, स्प्रिंग हो तो एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रिंग में कोई एनर्जी होता है क्या, क्या ये लिफ्ट यहां से यहां जाने पे स्ट्रिंग का लेंथ ज्यादा या कम हुआ क्या स्ट्रिंग का, जब स्ट्रिंग में एनर्जी है ही नहीं तो स्ट्रिंग वर्क कर कैसे सकता है, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। अरे भाई कोई वर्क कब करेगा, जब उसके पास एनर्जी हो तब ना। जेब में पैसे हो तभी तो खर्च कर पाएगा, पैसे ही नहीं हो तो खर्च कर सकता है क्या, नहीं खर्च कर सकता। वही कंडीशन इसमें है। स्प्रिंग होता तो ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है तो चलो वर्क किया उसने,
स्ट्रिंग का लेंथ जितना अभी है आधे घंटे के बाद वही रहेगा, तो नेट वर्क डन कर सकता है ये नहीं। हाँ, इंडिविजुअल कर सकता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नेट विल बी 0। करेक्ट है? चलो ये लिख लो। बराबर है। चलो आगे लिखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन कैसा होगा, किस तरीके का आएगा, तो देखो डिटेल में डिस्कस करने के लिए सरफेस पे हम लोग ऐसा 2 ब्लॉक का सिस्टम जो डिस्कस किए थे उसको लेते हैं, एक M1 और दूसरा M2, ऐसा। करेक्ट है? क्या करेंगे हम लोग, फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स वो इस पे लगा दिए। फ्रिक्शन जो है कहां पे है, तो फ्रिक्शन यहीं पे है, इसमें फ्रिक्शन है सिर्फ, और यहां का फ्रिक्शन 0, ऐसे ही डिस्कस किए थे। करेक्ट? फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक M1 पे किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स M1 पे बैकवर्ड लगेगा, और M2 पे किधर लगेगा, M2 पे इक्वल एंड अपोजिट फॉरवर्ड लगेगा। बराबर है? पहला कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन मतलब दोनों में स्लाइडिंग है क्या, नहीं है, नो स्लाइडिंग। करेक्ट है? स्लाइडिंग नहीं है, स्टैटिक कंडीशन है, तो हम लोग ऐसा अभी मान के चलते हैं और कहेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट S1 हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट S2 हुआ, ऐसा मान लिया। करेक्ट है? स्टैटिक कंडीशन मतलब नो स्लाइडिंग, और यदि नो स्लाइडिंग है तो सिंपल सा कहेंगे S1 और S2 इक्वल होगा कि अलग अलग, इक्वल, पक्का। चलो अब वर्क डन पता करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का ही वर्क डन पता कर रहे, बाकी से मतलब नहीं है मेरे को अभी। चलो पता करते हैं फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फर्स्ट पे, फर्स्ट ब्लॉक है। फ्रिक्शन फोर्स किधर है, पीछे, डिस्प्लेसमेंट किधर, आगे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कितना एंगल, 180, तो यहां लिखेंगे F इंटू, इसको S कह दिए, S1 इंटू cos 180 डिग्री, और S1 इज S, सो इट इज माइनस F इंटू S। करेक्ट है? सही ना? मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन कैसा, नेगेटिव। सही। दूसरा पता करेंगे सेकंड केस, सेकंड ब्लॉक का। सेकंड ब्लॉक में फ्रिक्शन किधर, आगे, डिस्प्लेसमेंट भी किधर, आगे। एक्चुअली में फ्रिक्शन ही ब्लॉक सेकंड को चला रहा है, चलाने वाला वही है, तो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना, 0, तो यहां लिखेंगे फ्रिक्शन इंटू S2 इंटू cos 0, cos 0 1 और S2 का वैल्यू S है, सो इट इज F इंटू S2। फ्रिक्शन इन्हीं दोनों पे लग रहा है ना, तो नेट वर्क डन कितना, W नेट इक्वल टू W1 प्लस W2 कितना, 0। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स में भी नेगेटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स में भी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होता है। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव। जैसे एक जनरल कंसेप्ट है, फ्रिक्शन एनर्जी लॉस कराता है। करेक्ट है? तो इसका मतलब हुआ कि फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन नेगेटिव ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन मोशन लाता भी है और फ्रिक्शन मोशन को अपोज भी करता है, और इस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एग्जिस्ट करता है। लेकिन नेट वर्क डन, नेट एज ए फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन के पास अपना एनर्जी होता है क्या, कुछ भी नहीं, तो एज ए नेट वर्क डन कितना, 0। लेकिन जरा चेक करें, दूसरा कंडीशन लेते हैं, सेकेंड कंडीशन काइनेटिक कंडीशन। काइनेटिक कंडीशन मतलब स्लाइडिंग। अब जरा सोचो, यदि ये स्लाइडिंग है मतलब इन दोनों में रिलेटिव मोशन है, तो ज्यादा तेज कौन चलेगा, M1 तेज चलेगा कि M2 तेज चलेगा,
m1 जिस पे फोर्स लगाए, इसके एक्सेलरेशन का कोई लिमिट नहीं, जितना ज्यादा फोर्स लगाओ उतना ज्यादा तेज चलेगा। तो m1 तेज चलेगा, m2 स्लो चलेगा। इसका मतलब हुआ s1 और s2 अलग अलग तो है ही, साथ में s1 s2 से ज्यादा है। सही ना भाई? जो तेज चलेगा वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, जो स्लो चलेगा वो कम डिस्टेंस चलेगा, नेचुरल है। चलो वर्क डन पता करते फर्स्ट में, तो लिखेंगे F इंटू S1 इंटू कॉस 180 डिग्री, मतलब माइनस F इंटू S1। और W2 पता करें तो फार्मूला वैसे ही है जो अभी डिस्कस किए थे, बस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू S नहीं रखने का, F इंटू S2। अब F तो कॉमन है, S1 ज्यादा है S2 कम है, मतलब इसका वैल्यू ज्यादा हुआ मैग्नीट्यूड वाइज और इसका वैल्यू कम हुआ। नेगेटिव वाला ज्यादा और पॉजिटिव वाला कम, तो नेट यदि लिखेंगे तो नेट कैसा होगा, W1 प्लस W2 कैसा, नेगेटिव। मतलब नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा, ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं हो सकता। यानी कि नेट वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से पॉजिटिव किसी हालत में नहीं आता। स्टैटिक है तो जीरो, काइनेटिक है तो नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं। हाँ इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग का भी डिस्कस किए, स्ट्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है टेंशन की वजह से, लेकिन नेट कितना, जीरो, वो जीरो ही होगा, उसमें नेगेटिव का सवाल भी नहीं है। स्ट्रिंग वाले में ऑलवेज कैसा, जीरो। लेकिन फ्रिक्शन के केस में फ्रिक्शन एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, फ्रिक्शन एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए नेट वर्क डन कैसा, नेगेटिव। फ्रिक्शन एनर्जी दे नहीं सकता किसी को फ्रिक्शन। अब मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसा दिए, तुमने किसी को 100 रुपीज दिए, बराबर है, 100 रुपीज दिए, कहां पे, कहीं पे ट्रस्ट वगैरह मंदिर वगैरह किसी जगह पे जाके दान, 100 रुपीज। अब वापस कहो कि हमें चाहिए, मिलेगा, नहीं मिलेगा है। मान लो तुमने बैंक में जमा किया या किसी दुकान पे गए, वहां पे कुछ पैसे दे दिए और सामान वापस किए तो पैसे वापस दे देगा, बराबर। तो ऐसा चीज है फ्रिक्शन कि जहां पे यदि कुछ दिए तो खत्म। यदि एनर्जी तुमने फ्रिक्शन को दिया 100 जूल तो वापस कभी नहीं करेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ, इन जनरल कहते हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। अब जैसे सरफेस है, कोई बॉडी ऐसा करके रब करो, हीटेड हो जाता, लॉस। हाँ जैसे हम लोग कहे पोटेंशियल एनर्जी होता है, ब्लॉक को पोटेंशियल एनर्जी दे दो, करेक्ट है, उसके बाद कहो वापस करो। जैसे पोटेंशियल एनर्जी किस में होता है, ग्रेविटी में, ग्रेविटी की वजह से होता है ना, हाइट की वजह से। हमने वर्क किया ग्रेविटी पे, करेक्ट है, हमने ग्रेविटी को 100 जूल का एनर्जी दिया, फिर ग्रेविटी से वापस मांगेंगे, दे देगा। अब 100 जूल यदि हमने ग्रेविटी को दिया तो ये ऊपर उठ जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना, फिर मांगो तो वापस नीचे आके दे देगा। फ्रिक्शन, तुम वर्क दो उसको और फिर कहो वापस करो, नहीं है, खत्म, रहता ही नहीं उसके पास। मतलब ये इसके पास एनर्जी होता ही नहीं, उसको दो, खर्च करते जाएगा, और जब खर्च करते जाएगा तो वो फ्रिक्शन वर्क कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, उसके पास रहता ही नहीं। एनर्जी रहेगा तभी ना वर्क करेगा, एनर्जी रहता ही नहीं उसके पास। 100 जूल दो, खत्म, 200 दो, फिर खत्म। मतलब जितना भी दे दो, कहो इकट्ठा करके रखो, समय आने पे वर्क कर लेना, सुनता ही नहीं, फिर दो, खत्म। तुरंत दिए अभी 200 और कहो वापस, नहीं है, बाकी है। फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट करे या स्प्रिंग में करे, स्प्रिंग में भी वर्क करो, कंप्रेस हुआ, वापस मांगो, देगा। ऐसा स्प्रिंग बना लिए, यहां पे ऐसा स्प्रिंग है, एक ब्लॉक लिए, तुमने ब्लॉक को फोर्स लगा के धक्का दे के यहां पे आ गए, स्प्रिंग में आया पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ दो स्प्रिंग को, कहो वापस करो, ब्लॉक को धक्का दे के वेलोसिटी लो, एनर्जी दिया, वापस कर देगा, फ्रिक्शन नहीं करता। यहां पे ऐसा है, ऐसा सरफेस है, फ्रिक्शन है, तुमने फोर्स लगाया, ब्लॉक को यहां पहुंचा दिया, बराबर,
फ्रिक्शन को कहो इसको वापस करो, ब्लॉक को वहीं पे करेगा नहीं, खत्म उसके पास। करेक्ट है। तो फ्रिक्शन एनर्जी कंज्यूम करता है। हाँ, फ्रिक्शन की वजह से नेट वर्क जीरो होगा। कब? स्टैटिक कंडीशन में, जब स्लाइडिंग नहीं हो रहा हो तो फ्रिक्शन कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। लेकिन काइनेटिक कंडीशन है तो उसमें फ्रिक्शन ऑलवेज एनर्जी कंज्यूम ही करता है, खर्च ही करेगा, सप्लाई करने का तो सवाल ही नहीं होता। करेक्ट। ये लिखो पहले, बराबर है। इसमें लिखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स may be positive, work done by friction force may be positive or negative on a block, or negative on a block, but net work done by static friction force, net work done by static friction force is always zero, and net work done by kinetic friction force, net work done by kinetic friction force is always negative, is always negative. In any case, net work done by friction force, in any case, net work done by friction force never positive, never positive. Hence, friction is also called as essential evil, एविल समझते ना, राक्षस टाइप से, ऐसा जो नुकसान करने वाला हो, लेकिन इसेंशियल है, जरूरी है। फ्रिक्शन के बगैर मोशन नहीं ला सकते। अब फ्रिक्शन ना हो तो कोई चीज नहीं, जैसा जिस दुनिया में जैसा जो है बस वैसे ही रहने वाला, कोई हिलने डुलने वाला नहीं है बिना फ्रिक्शन का। और फ्रिक्शन है चलाने के लिए तो एनर्जी खर्च करेगा, लॉस ही कराएगा। फायदा कभी है क्या? बहुत हुआ तो स्टैटिक कंडीशन हुआ तो जीरो, अदरवाइज नुकसान ही है। फ्रिक्शन से फायदा कभी नहीं होता, इसीलिए इसको एसेंशियल इविल भी कहा जाता है। करेक्ट। ये हो गया फ्रिक्शन का कंडीशन, बराबर। इसमें लिख लो और एक सेंटेंस, फ्रिक्शन ऑलवेज कंज्यूम एनर्जी, friction always consume energy and it does not store energy, एनर्जी स्टोर करके नहीं रखता, कंज्यूम करता है, बराबर है। चलो आगे लिखो नेक्स्ट, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन पता करना है। अब जैसे मान लो कोई सरफेस ले लिए इस तरह से और यहाँ पे का स्प्रिंग लगा हुआ हो, स्प्रिंग जो है अभी कोई पर्टिकुलर कंडीशन में है, या तो इलोंगेशन या कंप्रेशन कुछ भी है इसमें, है कि नहीं। इसका मास m ले लिए, स्प्रिंग सपोज इसमें इलोंगेशन है, सपोज यदि स्प्रिंग में इलोंगेशन है तो स्प्रिंग का फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर F,
और इस ब्लॉक जो है उसको हमने इधर डिस्प्लेस कर दिया एस, इधर ले गए, तो फोर्स किधर लग रहा? स्प्रिंग की वजह से। एक्सटर्नल नहीं लगाया हमने। हाँ, बिना एक्सटर्नल लगाए जाएगा नहीं, ये भी बात सही है। या तो एक्सटर्नल लगा के रखो या इसको वेलोसिटी दे दो ब्लॉक को, तभी जाएगा, ऐसे जाएगा नहीं। लेकिन हमें उसके बारे में डिस्कस करना ही नहीं है। हमें डिस्कस किसका करना है? स्प्रिंग का। तो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस है? स्प्रिंग फोर्स पे फोकस है। करेक्ट है? स्प्रिंग फोर्स पे फोकस है और इसको डिस्प्लेस किए हमें इसका वर्क डन पता करना है। तो स्प्रिंग फोर्स लिखते कैसे हैं? वेक्टर में माइनस के एक्स। करेक्ट है? एक्स जितना इलोंगेशन डिफॉर्मेशन, यहां x1 लिखे तो इसको लिखेंगे इनिशियल डिफॉर्मेशन, इनिशियल डिफॉर्मेशन। x2 जो है कैसा? फाइनल डिफॉर्मेशन। मतलब x2 माइनस x1 जो है s के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट? अच्छा, ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल, x के साथ बदल रहा। तो वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन कैसे पता करते हैं हम लोग? इंटीग्रेट करना होगा। क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो वेरिएबल फोर्स के केस में यदि वर्क डन पता करना है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा फोर्स डॉट ds। सही है? कहां से कहां वैल्यू लिखेंगे? फोर्स के जगह कितना? ये माइनस के एक्स डॉट। अब ds जो है किधर है? क्या y डायरेक्शन में है? क्या z में है? क्या x में है? तो सिर्फ x का ही लगाओ। अब ये भी x डायरेक्शन में, ये भी x डायरेक्शन में, दोनों x ही है ना। तो एंगल कितना? 0। यानी इसका लिखे तो ऐसा लिखेंगे माइनस के एक्स डी एक्स कॉस 0 डिग्री। यानी कि वर्क डन लिखना चाहे इधर तो ऐसा लिखेंगे माइनस के एक्स डी एक्स। कहां से कहां? तो x1 से x2 तक, बराबर। और वेरिएबल फोर्स का डिस्कस भी किया ना, अलग अलग f इक्वल टू 3x² प्लस 2x, x इक्वल टू 1 से 2 तक जा रहा हो, वही है। यहाँ पे वेरिएबल के नाम पे f इक्वल टू kx है, माइनस kx, फोर्स का वैल्यू माइनस kx। बाकी सब चीज मालूम। क्या लिखेंगे? माइनस के बाहर k कांस्टेंट, x dx का इंटीग्रेशन कितना? x²/2। यानी कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज माइनस हाफ के, इधर तो रह गया x1 से x2, मतलब x2² माइनस x1², ऐसा। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, यहां स्क्वायर का टर्म है। अब कोई कहे कि मान लो पहले कंप्रेशन था, तो ठीक है, x1 की वैल्यू जगह -5 लिखो। अब -5 का स्क्वायर कितना? +5 स्क्वायर के बराबर। यानी कि 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन हो या 5 सेंटीमीटर इलोंगेशन, क्या कैलकुलेशन में कुछ इफेक्ट है? नहीं है। यहां +5 का स्क्वायर लिखो या -5 का स्क्वायर, सेम ही वैल्यू। यानी इलोंगेशन कंप्रेशन से कोई असर नहीं होता, इसलिए वर्ड इधर लिख दिया डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब इलोंगेशन भी, डिफॉर्मेशन मतलब कंप्रेशन भी। कंप्रेशन को भी डिफॉर्मेशन कहते, इलोंगेशन को भी डिफॉर्मेशन ही कहते, बराबर। नोट करो इसको। इसमें यदि हम लोग कहे इफ x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू x, मतलब पहले स्प्रिंग नॉर्मल था, बाद में उसको खींच दिए। मतलब एक तरह से कैसा सिचुएशन हुआ? स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन लाया गया कि स्प्रिंग रिलैक्स हो रहा है? डिफॉर्मेशन। मतलब ये कंडीशन जो है हम लोग कहेंगे डिफॉर्मेशन का केस। वैल्यू रखते इधर, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के, पहले x2 है, सो x² x1 0², मतलब कैसा? नेगेटिव। यानी स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन लाना हो, करेक्ट है, तो स्प्रिंग वर्क नेगेटिव करेगा। दूसरा हम लोग लिखे इफ
x1 इक्वल टू x एंड x2 इक्वल टू 0, यानी पहले से इलोंगेशन है या कंप्रेशन कोई भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, इलोंगेशन मानते हम लोग समझने के लिए। पहले से इलोंगेशन है और बाद में इलोंगेशन खत्म हो गया, तो ये कैसा सिचुएशन है? रिलैक्सेशन का। स्प्रिंग रिलैक्स हो रहा, मतलब इसको हम लोग कहेंगे रिलैक्सेशन का कंडीशन। रिलैक्सेशन के कंडीशन में देखा जाए तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कैसा? पॉजिटिव। यानी जब डिफॉर्मेशन है स्प्रिंग में तो स्प्रिंग नेगेटिव वर्क कर रहा। नेगेटिव वर्क डन का मतलब समझते ना? यदि मैं पॉजिटिव वर्क करूं तो हमारी एनर्जी कम होगी, मतलब हम खर्च कर रहे, करेक्ट है? हमने 200 रुपया दुकानदार को दिए, सो दैट इज पॉजिटिव वर्क डन, बराबर। हमने -200 दुकानदार को दिया, मतलब एक्चुअल में शॉपकीपर मेरे को 200 दे रहा है। तो नेगेटिव वर्क डन कहने का मतलब स्प्रिंग ने नेगेटिव वर्क किया, मतलब स्प्रिंग ने वर्क नहीं किया, स्प्रिंग को किसी ने एनर्जी दिया, करेक्ट है? यानी ये कैसा सिचुएशन है? डिफॉर्मेशन। जरा सोचो, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, उसको ऐसा खींचे तो स्प्रिंग में एनर्जी आया क्या? आया ना? पोटेंशियल एनर्जी आया, मतलब स्प्रिंग का एनर्जी बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा, सो वर्क डन नेगेटिव। हमारे लिए पॉजिटिव, स्प्रिंग के लिए कैसा? नेगेटिव। रिसीव कर रहा ना, जो रिसीव करता है उसका वर्क डन कैसा? नेगेटिव। ये देखो रिलैक्सेशन, पहले से एनर्जी है इसमें, इलोंगेशन, ये नेचुरल लेंथ पे आया, पहले 100 जूल था, स्प्रिंग है, अब ऐसा कितना हो गया लास्ट में? 0। तो एनर्जी स्प्रिंग का क्या हुआ? कम। एनर्जी कम हुआ मतलब इसने वर्क किया, एनर्जी दिया ना किसी को, एनर्जी दिया मतलब वर्क किया, सो दैट इज पॉजिटिव। और डायग्राम के आधार पे देखो, यदि हम लोग इसको इधर ले जाते हैं, यदि इधर ले जाते हैं तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों अपोजिट है, तो वर्क डन कैसा? नेगेटिव। यदि इधर से इधर लाते हैं तो स्प्रिंग तो फोर्स इधर ही लगाएगा ना, इलोंगेशन है, वो ब्लॉक के मोशन के आधार पे नहीं लगाता। इलोंगेशन है स्प्रिंग में तो फोर्स इधर ही लगा रहा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन कैसा? पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव। तो डिफॉर्मेशन का केस हो स्प्रिंग में तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, एक्सटर्नल एजेंट का डिस्कस नहीं कर रहे, ध्यान रखने का। स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव, इसका मतलब स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ रही है। रिलैक्सेशन में स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव, मतलब स्प्रिंग की एनर्जी कम हो रही है। सिंपल सा है, जो वर्क करता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो नेगेटिव वर्क करता है या जिस पे वर्क होता है उसकी एनर्जी बढ़ती है। मालूम भी है, वही सिचुएशन यहां भी है। लिखो, देखो हमारे पास एक सरफेस है ऐसा, क्वेश्चन का डिस्कशन, यहां पे एक ब्लॉक रख दिए 10 kg का, करेक्ट है? ये है रेस्ट पे, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं कहीं, इस पे किसी ने फोर्स लगा दिया F इक्वल टू 100 न्यूटन फोर्स। ऐसा ब्लॉक जो है यहां से डिस्प्लेस होके यहां तक आ गया, S इक्वल टू 10 मीटर, बराबर है? लिखो क्वेश्चन, फॉर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, for 10 meter displacement of block, 10 meter displacement of block, find work done by capital F comma n normal reaction n comma gravity फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी की वजह से वर्क डन पता करना है। डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। देखो स्टूडेंट, यदि हमें वर्क डन पता करना है फोर्स की वजह से, तो फोर्स F हो गया, डिस्प्लेसमेंट S हो गया, एंगल कितना? 0 डिग्री, 100 × 10 इक्वल टू 1000 जूल।
वर्क डन बाय नॉर्मल, अब नॉर्मल लग किधर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर, और ग्रेविटी का फोर्स कहने का मतलब mg, यही है ना, ग्रेविटी का फोर्स mg वेट। नॉर्मल की वजह से पता करें तो एक तो सिंपल है कि सरफेस रेस्ट पे है, तो वर्क डन कितना, 0। ऐसे भी देखें नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, सो 0। ग्रेविटी की वजह से वर्क डन पता करें वेट की वजह से, तो वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना, 90 वापस, यानी कि mg इंटू एस इंटू कॉस 90, यानी ये भी कितना, 0। ऐसा लिखो इसको। दूसरा देखो क्वेश्चन, इस तरह का एक इंक्लाइन प्लेन ले लिए, इसका एंगल कितना, 37 डिग्री। यहाँ पे एक ब्लॉक लिए, सबसे टॉप पॉइंट पे कितने केजी का, 5 केजी का, कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं है, और इस इंक्लाइन प्लेन का लेंथ जो है 5 मीटर के बराबर है, ये भी हो गया 5 केजी, करेक्ट है, एक्सटर्नल है नहीं। कौन कौन फोर्स लग रहा, तो दो ही, एक नॉर्मल और एक ग्रेविटी, दोनों की वजह से वर्क डन पता करना है जब तक ब्लॉक ग्राउंड तक नहीं पहुंच जाता। तो लिखो फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल एंड ग्रेविटी, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल एंड ग्रेविटी टिल ब्लॉक रीचेज, find work done by normal and gravity till block reaches bottom of inclined plane, till block reaches bottom of inclined plane। inclined plane के बॉटम तक जब तक ब्लॉक आता हो तब तक कितना ग्रेविटी और नॉर्मल की वजह से वर्क डन। देखो नॉर्मल रिएक्शन का तो फिक्स है, कितना होना चाहिए वर्क डन, 0। वर्क इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 90 डिग्री, और ऐसे भी सरफेस रेस्ट पे है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी पता करे तो कैसा, mg किधर लगेगा इसका, इधर, यही है ना। डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो इधर ये डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ये रहा थीटा, थीटा कितना, ये 37, तो इधर बनेगा 53, ये 90 है ना, तो यहां लिखेंगे mg इंटू एस इंटू कॉस 53 डिग्री, ऐसा। mg कितना, मास 5 kg है, सो 5 इंटू 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, और cos 53 is 3/5, ये भी कैंसल, सो दिस कम्स आउट टू बी 150 जूल, पॉजिटिव है, नॉर्मल की वजह से 0। बराबर है। ऐसा देखो लिए हम लोग लिफ्ट, यहां पे ब्लॉक है कितना, 2 kg का, और लिफ्ट रेस्ट में है, और इस पे एक्सेलरेशन दे दिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन लिफ्ट का कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। स्टार्टिंग में लिफ्ट रेस्ट पे है, 2 सेकेंड, पहला 2 सेकेंड में नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन पता करना है। लिखो फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, find work done by normal reaction on block for first 2 second, for first 2 second, पहला 2 सेकेंड में कितना वर्क करेगा, एक्सेलरेशन 2, मास भी 2, सब चीज 2 दे रखा, बोलो क्या आएगा। देखो कैलकुलेट करना है तो हमें 2 चीजों की जरूरत होगी, एक तो कितना लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा कितना है इसमें डिस्प्लेसमेंट, यही 2।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि n और s के बीच का एंगल 0 डिग्री है, करेक्ट है ना। चलो फार्मूला लिखे, डायरेक्ट लिखते हम लोग, जब एंगल 0 मालूम ही है लिख भी लेते एन एस कॉस 0 डिग्री। एस पता कर लिया जाए। एस पता करने के लिए कौन सा फार्मूला, काइनेमेटिक्स, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू कितना 0, लिफ्ट रेस्ट में है तो ब्लॉक भी तो रेस्ट पे हुआ ना, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 और ये भी 2, सो इट इज 4 मीटर। एन कितना, एन mg के बराबर, ऐसा होता है क्या। और लिफ्ट वाला केस तो डिस्कस भी किया है ना, लिफ्ट में जब ऊपर जा रहा हो तो अपेरेंट वेट क्या होता है, mg प्लस ए, वही तो नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन से ही तो अपेरेंट वेट पता करते हैं, मतलब ये mg प्लस ए, डायरेक्ट mg नहीं लगा देने का हमेशा, बराबर है। मतलब कितना, m का वैल्यू 2, g 10 प्लस 2 मतलब कितना 24 न्यूटन। अब आ जाएगा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, 24 इंटू 4 कितने हो गए 96 जूल। ये है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। चलो नेक्स्ट लिखो, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is moving downward with the help of a rope, with an acceleration 1 meter per second square, with an acceleration 1 meter per second square, starting from rest. Find work done by tension. On the block. In first 4 seconds. फर्स्ट 4 सेकेंड में टेंशन कितना वर्क करेगा ब्लॉक पे। देखो ऐसा ब्लॉक कोई भी लगा हो स्ट्रिंग के हेल्प से, तो टेंशन जो है हमेशा किधर होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और लोअर कर रहे ब्लॉक को तो ऊपर ही हुआ, और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है ना। टेंशन भी पता करना है तो लिफ्ट वाला कंडीशन से ही आएगा, mg माइनस ए है कि ना, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो कोई टेंशन नहीं रहता। अभी के टाइम पे है मास 10, g का वैल्यू 10 माइनस 1, सो इट इज द 90 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट पता करें, u 0 है हाफ 80 स्क्वायर, हाफ इंटू 1 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मीटर। तो वर्क डन बाय टेंशन T इंटू एस इंटू कॉस 180 मतलब माइनस 90 इंटू 8 माइनस 720 जूल। माइनस भी इंपॉर्टेंट है, ये तो गलत हो जाता आंसर है, लिखो। देखो ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यहां पे ऐसा एक सरफेस है, लिफ्ट के अंदर है ये, थीटा एंगल पे, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिए जिसका मास m, और ये सरफेस रफ है, ब्लॉक रेस्ट पे है। रेस्ट पे कहने का मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है ना। तो देखो ये सिचुएशन दे रखा है, और लिफ्ट जो है v से ऊपर जा रहा है, डेट इज कांस्टेंट वेलोसिटी से, करेक्ट है। ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा ऑन द लिफ्ट, है कि नहीं। ऐसे तो ब्लॉक भी चलेगा ही, ऐसा रेस्ट पे तो नहीं कर सकते, लेकिन रेस्ट पे यदि लिखना ही है तो हम लोग कर सकते हैं रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, स्लाइड नहीं कर रहा। इसमें हमें पता करना है टी समय में, है कि नहीं। वेरिएबल टी ले लो कोई भी, जैसे 2 सेकेंड 3 सेकेंड अभी डिस्कस किए, वैसे ही
टी टाइम पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी पता करना है। तो लिखो फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कॉमा नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटी इन टाइम टी, इन टाइम टी, टी टाइम में कितना वर्क होगा इन सब की वजह से। बराबर है। देखो इसमें किधर किधर फोर्सेस कौन सा लगेगा, तो इस बार एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, मतलब ए का झंझट नहीं, एन इक्वल टू एम जी प्लस ए वगैरह जो लगाते थे वो सबसे कोई मतलब नहीं। हाँ किधर किधर लगेगा, तो वेट का तो सिंपल है ऐसा, ग्रेविटी के हिसाब से सीधे डाउनवर्ड, वेट का कोई दिक्कत। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसा, सही है ना, ये नॉर्मल। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, ये फ्रिक्शन, करेक्ट है, इधर ही लगेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। चलो एक एक करके पहले सबका वैल्यू लिख लेते हैं। mg लिखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल रिएक्शन कितना लिखा जाए, mg cos थीटा, इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे mg cos थीटा, ए का कोई टेंशन नहीं, जो है रेस्ट पे रहने पे, ग्राउंड पे रेस्ट पे रहने पे जो फोर्सेस होते हैं ना वही होगा, सूडो फोर्स लगेगा ही नहीं कुछ। फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखेंगे, क्या इस बार म्यू mg cos थीटा लिख सकते क्या, नहीं, रुका हुआ है। अब रुका हुआ है तो स्टैटिक है कि काइनेम लिमिटिंग, कोई बता सकता क्या, नहीं, रुका हुआ है तो पुलिंग फोर्स के बराबर खींचने वाला कौन होता है इसमें, mg sin थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा। सवाल में जैसे म्यू भी दिया रहेगा, यहां पे लिखा नहीं म्यू, तो तुरंत लगा अच्छा म्यू है तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा, गए, लगेगा ही नहीं भाई। म्यू mg cos थीटा कब लगता है, लिमिटिंग कंडीशन में, ये लिमिटिंग है क्या, लिखा ही नहीं ना, रुका है तो भाई कुछ भी हो सकता है, जीरो से म्यू mg cos थीटा तक कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में क्या होगा, चलाने वाले फोर्स के बराबर, यानी mg sin थीटा के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स ये आ गया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना, तो v इंटू टी, फिक्स है। चलो अब एक एक करके पता करते, सबसे पहले पता करते ग्रेविटी की वजह से। फोर्स किधर, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर ऊपर, एंगल कितना 180, नेगेटिव आएगा, डायरेक्ट लिखे ना माइनस mgs, चलता कि नहीं, यानी कितना हो गया माइनस mgvt हो गया एक ग्रेविटी का। दूसरा आ जाए फ्रिक्शन की वजह से, तो यहां पे क्या है एंगल वगैरह चेक करना होगा, यहां हम लोग डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन बना लेते हैं, ये रहा डिस्प्लेसमेंट का, करेक्ट है। तो एंगल वगैरह के आधार पे बताओ ये वाला एंगल कितना हुआ, थीटा ही हुआ। अच्छा ये थीटा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा ही हुआ, तो यहां का एंगल हुआ 90 माइनस थीटा, सही है। अब हम लोग लिखेंगे यहां पे वर्क डन किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट S, और दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा, ऐसा। फ्रिक्शन फोर्स के जगह लिखेंगे mg sin थीटा, S के जगह vt, और cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा, यानी कितना हो गया mg vt sin स्क्वायर थीटा। दिस इज द वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। आया, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन किस पे, ब्लॉक पे आया है कि नहीं। अब कहोगे कि फ्रिक्शन फोर्स तो स्टैटिक है, बिल्कुल सही, तो जीरो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। हम लोग कहते हैं ना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से नेट वर्क डन जीरो, तो ये नेट है क्या, नहीं, ये तो ब्लॉक पे लगाया, क्या फ्रिक्शन इस वेज पे नहीं लगेगा, क्या लगेगा इधर, है ना। और क्या वेज का डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्या, लिफ्ट के साथ साथ तो भी ज्यादा, तो उसमें भी वर्क डन आएगा, सेम नेगेटिव आएगा, जीरो आ जाएगा फाइनल।
जरूरत नहीं उतना। चलो एक बच गया। अब नॉर्मल, नॉर्मल इधर है, मतलब उसी को यहां पे एक्सटेंड करे तो यही नॉर्मल है ना डायरेक्शन। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा, मतलब नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना थीटा के बराबर है। तो यहां लिखेंगे, अब देखो आगे का कैलकुलेशन, वर्क डन बाय नॉर्मल। अब कहोगे इसमें जीरो होगा क्या? नहीं होगा, सरफेस चल रहा है कि रेस्ट पे है? चल रहा है, तो नॉर्मल की वजह से वर्क डन आता है। तो यहां लिखेंगे n इंटू एस इंटू कॉस थीटा। n का वैल्यू कितना, mg कॉस थीटा इंटू वी टी इंटू कॉस थीटा, यानी वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज mg वी टी कॉस स्क्वायर थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन। अच्छा, इसी में नेट वर्क डन पता किया जाए, ब्लॉक पे नेट वर्क डन। तो ब्लॉक पे नेट वर्क डन यदि लिखे, W नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, ग्रेविटी का प्लस फ्रिक्शन का प्लस नॉर्मल का, तीनों को ऐड किया जाए तो देखो mg vt सब में है, कॉमन ले लिए। ग्रेविटी में -1 रहा, फ्रिक्शन में साइन स्क्वायर थीटा रहा, और नॉर्मल में कॉस स्क्वायर थीटा रहा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1, -1 और +1 कितना, 0, मतलब ये कितना आ गया, इक्वल टू 0। नेट वर्क डन 0 है कि नहीं? ब्लॉक पे कोई वर्क डन है ही नहीं, है भी ना, जैसा है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा, तो काहे को वर्क डन आएगा, बराबर है। चलो ये नोट कर लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।